लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी हम बात करेंगे, फिर उसको फॉर्मुलेशन देंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला है। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जिस एक्सेलरेशन का जन्म होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो आपको चमकते हुए सितारे दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है? गैलेक्सीज हैं। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। हे वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने वाला। मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। NSEJS का ग्रेविटेशन पार्ट हम आज कवर करने वाले हैं। आज स्टार्ट होने वाला है ग्रेविटेशन, ठीक है। मोशन डिस्कस कर चुके हैं, काइनेमेटिक्स, ठीक है, कॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर चुके हैं, फोर्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाला पोर्शन। उसके बाद हम वर्क, पावर, एनर्जी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज ग्रेविटेशन का जो शुभारंभ होने वाला है, 8th क्लास में, बाकी और छोटी छोटी क्लासेस में भी आपने ग्रेविटेशन की दुनिया थोड़ी थोड़ी देखी होगी। आज हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल और मैथमेटिकल एनालिसिस को आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो। आज के टारगेट्स देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले वही ग्रेविटेशन का जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो द सीक्रेट बुक में डिस्कस किया गया है, खैर। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी हम बात करेंगे, फिर उसको फॉर्मुलेशन देंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम मैथमेटिकल एनालिसिस कर पाए। फिर उसके बाद हम ग्रेविटी पे बात करेंगे। ग्रेविटी, अर्थ का वो ग्रेविटेशनल पुल जो मुझ पर, आप पर, सभी पर लग रहा है, ठीक है। अर्थ का वो ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स इट, अर्थ खींच लेती है अपनी तरफ, खींचती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ग्रेविटी कहते हैं हम उसको, ठीक है। फिर उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जिस एक्सेलरेशन का जन्म होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद फिर काइनेमेटिक्स शुरू होती है, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। वहां पर जो हमने मोशन इन वर्टिकल, मोशन अंडर ग्रेविटी जो पढ़ रहे थे, वो यही था। ग्रेविटी एक मूवी भी है, बड़ी शानदार मूवी है, देखना कभी मौका लगे तो। और एक और बहुत अच्छी मूवी है इंटरस्टेलर, ठीक है, बहुत प्यारी मूवी, क्रिस्टोफर नोलान की, उसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलान, उनकी सारी मूवीज एक नंबर होती हैं, तो जरूर देखना, ठीक है। आ जाओ, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे हम बात करेंगे। आ जाओ नोट्स बनाने शुरू करते हैं, थोड़ी सी बातें बातें करते हैं, समझते हैं चीजों को, क्या दुनिया है क्या नहीं। तो आपके सामने एक तस्वीर है। इस तस्वीर के दो हिस्से हैं, एक तस्वीर ये है और एक तस्वीर ये है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो यूनिवर्स नाम आप सबने सुन रखा है, ठीक है। हम किसी यूनिवर्स का हिस्सा हैं, हम, हमारा सोलर सिस्टम कुछ एक छोटा सा पार्ट है किसी एक यूनिवर्स का। लेकिन यहां पर आपको जो दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग यूनिवर्स हैं। एक यूनिवर्स जिसका हम एक हिस्सा हैं, बात करते हैं अभी। ऐसे ही एक दूसरा यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तीसरा यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, चौथा भी है, बहुत सारे हैं। तो इसको मैं क्या कहूंगा? मल्टीवर्स, मल्टीवर्स। समझना मेरी बात को, ठीक है। मल्टीवर्स, इस मल्टीवर्स में से हमने एक यूनी 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 मल्टी बहुत सारे, यूनी एक, एक यूनिवर्स को हम उठाकर एनालाइज करते हैं। एक यूनिवर्स है ये हमारा, ये, उस यूनिवर्स के अंदर अब चलते हैं। इस यूनिवर्स के अंदर ये जो आपको चमकते हुए सितारे दिख रहे हैं, ये चमकते हुए सितारे गैलेक्सीज हैं। ये यूनिवर्स जिनसे मिलके बना है वो गैलेक्सीज हैं। ये जो आपको चमकते हुए सितारे दिख रहे हैं ना, ये सब क्या हैं? गैलेक्सीज हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, ये सब सब जितने भी हैं क्या हैं? ये गैलेक्सीज। गैलेक्सीज, ठीक है, बहुत सारी हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उनसे मिलके बनता है एक यूनिवर्स। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स मिल जाएं तो बनता है मल्टीवर्स। इतनी बात क्लियर हुई? तो इस यूनिवर्स में से हमने एक गैलेक्सी को उठाया। इन जो चमकते हुए सितारे हैं, इसमें से किसी एक सितारे के पास गए, हमने कहा तुम कौन? उसने कहा मैं मिल्की वे गैलेक्सी हूं। उसने कहा मैं मिल्की वे गैलेक्सी हूं।
मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी चॉकलेट भी आती है, मार्स भी आती है ऐसे। तो ये है वो मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो आपको एक बहुत सारे ये वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, इसके अंदर छोटे छोटे स्टार्स दिख रहे हैं। अब इस गैलेक्सी के अंदर ये जो चमकते हुए सितारे हैं, ये हैं सोलर सिस्टम। समझ में आ रहा है कुछ आपको? और वो सोलर सिस्टम ये है। यहीं से एक पार्ट हमने एक एक बिंदु को उठाया और उसको स्टडी करना शुरू किया, तो वो है हमारा सोलर सिस्टम। समझ में आई बच्चों मेरी बात? हे राजू, सुन रहे कि ना आई? इधर देख। अब उस सोलर सिस्टम में, अब यहां से दुनिया सबको पता है, इस सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है, इस वाले 9 प्लेनेट हैं जिसमें से एक प्लेनेट है जिसको हम क्या नाम देते हैं? अर्थ। ठीक है भैया? सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो। प्लूटो बेचारा कभी अंदर आ जाता है सोलर सिस्टम के, कभी बाहर चला जाता है। क्या रे, गजब बेइज्जती है। तो हम इस अर्थ के ऊपर बात करने वाले हैं आज। ठीक है? इस अर्थ के किसी छोटे से जमीन के टुकड़े पे आप और मैं कहीं रहते हैं। ठीक है? अब यहां से बैठ के हम एनालाइज कर रहे हैं सारी चीजों को। आपको लूप समझ में आया क्या है? सबसे पहले मल्टीवर्स है। मल्टीवर्स का एक छोटा सा पार्ट है यूनिवर्स। उस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, जिसमें से एक गैलेक्सी को हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे वो सब बातें आपने, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, पास वाली गैलेक्सी, ऐसा वैसा, ये सब। हाँ। तो मिल्की वे गैलेक्सी का एक सोलर सिस्टम हमने उठाया, उस सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट पे कहीं हम रहते हैं जिसका नाम है अर्थ। इतनी बात समझ आई? तो ये सब बाइंड कैसे हुए बैठे हैं, ये सर्कुलर शेप क्यों है, ठीक है, ये सब बातें करेंगे हम। ठीक है? ये ये भी एक कॉन्सेप्ट है, फिजिकल फिनोमेना है। क्यों? मतलब और भी तो बहुत सारी शेप होती हैं। क्यूब शेप होती है, क्यूब एक शेप होती है, सिलेंड्रिकल एक शेप होती है, कोन एक शेप होती है। ये सब ऐसे सर्कुलर शेप में, स्फेरिकल शेप में ही क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये भी एक फिजिकल फिनोमेना है। ठीक है? तो आज हम इसी पे बात शुरू कर रहे हैं, अपने अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहता है ये? कह रहा है, न्यूटन भाई जो थे हमारे, न्यूटन चाचा, उन्होंने सबसे पहले इस बात को मैथमेटिक्स की शक्ल देने की कोशिश की। ठीक है? कि एक मास हमेशा दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ईच एंड एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। समझ में आई बात? ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो या ग्रेविटेशन कहो। यहां पे देखो क्या लिखा है, ऑल फिजिकल बॉडीज। समझ रहे हो भाई? इसी बात को बेस मान सकते हो क्या, कि all physical bodies are subjected to the action of forces of mutual gravitational attraction। ये थोड़ी सी इंग्लिश में लपेट के बात को फेंक के मारी, मीनिंग वही है। क्या? कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब वो ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा? तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल, ठीक है, इन दोनों की आपस में। ये लिखा है ना, एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। The basic law describing the gravitational force was stated by Sir Isaac Newton, बकवास बात, and it is called as Newton's law of universal gravitation। ठीक है? कुछ काम की बात नहीं, ध्यान दो इधर इधर इधर, कि एक बॉडी ये बना रखा है, एक मास m1 है और एक मास m2 है। ये r डिस्टेंस से सेपरेट हुए बैठे हैं। कितने डिस्टेंस से सेपरेट हुए बैठे हैं मेरे बच्चों? r डिस्टेंस से सेपरेट हुए बैठे हैं, लेकिन ये उसको अपनी तरफ खींच रहा है और वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। जो यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा से एक बार ड्रॉ कर देता हूं, कि ये एक बॉडी है जिसका मास है m1 और ये एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2। ठीक है? तो m2 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू 1, और ये r डिस्टेंस से सेपरेट हुए बैठे हैं, इसका जो सेंटर होगा राजू भैया, इसका एक सेंटर है, इसका सेंटर, और एक इसका सेंटर होगा कहीं यहां पर, इसका सेंटर।
तो इन दोनों बॉडीज के जो सेंटर हैं वो आर डिस्टेंस से सेपरेट हो रखे हैं, ठीक है भैया। अब इसके ऊपर जो फोर्स आएगी वो आएगी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इसको ऐसे पढ़ते हैं F21। कैसे पढ़ते हैं F21? ऐसे नहीं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। कैसे पढ़ते हैं? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसके सर पे एक छोटा सा तीर बना देते हैं जो कि इस बात को दर्शाता है, सिंबलाइजेशन देता है कि अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन चुकी है। इसी तरह वन को भी कोई खींच रहा है, इसके ऊपर भी एक फोर्स आ रही होगी जिसको मैं पढ़ूंगा। कैसे पढ़ूंगा? ध्यान दो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। बात समझ में आई क्या? F12 नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और इसके सर पे भी एक छोटा सा तीर बना के मैंने ये बात की पुष्टि कर दी, कंफर्म कर दिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रही है आपको बात? अब समझो एक बात और समझनी है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं। ये दोनों फोर्सेस क्या हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। ये प्रॉपर्टी है इसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये जो फोर्स है ना, यही है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यही है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से खींचती हैं। चाहे तो वन पर फोर्स देख लो टू की वजह से, समझ में आ रही बात? और भैया 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 चाहे आप टू पर फोर्स देख लो वन की वजह से, भैया भैया भैया, ठीक है। ये जो वेक्टर बना है ये दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, लेकिन अगर इनके मैग्नीट्यूड, ये जो डंडे बना रहा हूं ना, मैग्नीट्यूड इनका हिंदी में कहते हैं उसको परिमाण, शायद हिंदी में पता नहीं। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो चाहे तो मैं वन पे बात करूं टू की वजह से, चाहे मैं टू पर बात करूं वन की वजह से, ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं। बच गया। FG, जी सिर्फ इसलिए बनाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। समझ में आई बात? किसकी बात हो रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, और कोई बात नहीं है। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन और फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, इस FG के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज हैं भाई बहुत प्यारी प्यारी, जिनके ऊपर सवाल बनते हैं, डिस्कस करेंगे। आ जाओ। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एक फॉर्मूला दे दिया जाए इस FG को। तो FG के बारे में एक बात है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? मतलब जो ये M1 और एक M2 है ना, कौन है? एक M1 है और एक M2 है। M1 M2, ठीक है। M1 और M2 ये हैं। हाँ जी, क्या बात हो रही थी कि ये जो फोर्स है, जो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं सिर्फ FG, और इधर भी इसके ऊपर क्या लग रही है? FG। तो FG की अगर मैं बात करूं, कहा जा रहा है कि अगर आप M1 का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ती चली जाएगी। आप M2 को मत छेड़ो, आप M1 को बढ़ाते जाओ तो फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात कह रहा है कि चाहे आप M2 को बढ़ाओ तो भी ऐसा ही हो रहा है। मतलब आप दोनों मास में से किसी भी एक मास को बढ़ा दो या दोनों को बढ़ा दो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ती चली जाएगी। तो मैं क्या कहूं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक मास को बढ़ाया, दूसरे मास को सेम रखा, तब भी फोर्स बढ़ गई। इस मास को सेम रखा, इस मास को बढ़ाया तो भी फोर्स बढ़ गई। समझ में आई बात? दोनों को बढ़ाया तो भी बढ़ गई। तो समझने की बात यह है कि FG दोनों के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई बात? और एक बात हमने और ऑब्जर्व करी कि भैया 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 कि जो इनके बीच का सेपरेशन है, जिसको मैं स्मॉल r लिख देता हूं, अगर इस r को बढ़ाऊंगा तो मेरी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो जाएगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बोला? मेरी सब एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है कि मास बढ़ाता हूं तो फोर्स ऑफ
ग्रेविटेशन बढ़ जाती है, उनके बीच का सेपरेशन अगर बढ़ाता हूं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो जाती है। और किस रेशियो से, किस रिलेशन से कम हो जाती है, ये भी मैंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर लिया कि अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर रहा हूं तो फोर्स 1/4 हो गई। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, क्या कहा कि मैंने डिस्टेंस को डबल किया है तो फोर्स 1/4 टाइम्स हो गई, यानी कि 25% रह गई। समझ में आई बात? तो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा था, ये मुझे समझ में आ गया। मैंने डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दिया, पहले आर था अभी 3r कर दिया, तो अभी जो फोर्स है 1/9 टाइम्स हो गई। समझ में आ रही बात आपको? तो मुझे ये समझ में आ गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बोल रहा है मास्टर? मास्टर ये बोल रहा है कि अगर आप अब इन सबको क्लब करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो एफ जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनका जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसके स्क्वायर, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रही बात? तो इतनी बात मुझे समझ में आ गई सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस मैंने किया और इतनी बात तक मैं पहुंच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया था, सब सही चल रहा था। लेकिन यार ये प्रोपोर्शनैलिटी तो मुझे हटानी पड़ेगी ना, इस प्रोपोर्शनैलिटी को तो मुझे हटाना पड़ेगा ना, इस प्रोपोर्शनैलिटी को तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मुझे एक्सपेरिमेंटली ही एक कांस्टेंट मिला जिसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ध्यान देना, इस फोर्स को, ये जो एफ जी मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैंने कैपिटल जी लगाया, जो कि क्या काम करेगा? ग्रेविटेशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये जी कौन है? दिस जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी कुछ वैल्यू भी है, उसके बारे में भी बात करते हैं। आ जाओ, आ जाओ भैया, इस कैपिटल जी के बारे में बात करते हैं। ये कैपिटल जी, कैपिटल जी, इस कैपिटल जी को अगर मैं एक साइड रखूं और ये किसके इक्वल आ जाएगा? इधर कौन थी? फोर्स, और यहां पर क्या था? m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये बन गया था। अरे बोलो हाँ या ना, ये बन गया था या नहीं? कि एफ जी 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 कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर मैं कहूं कि इस कैपिटल जी को एक तरफ छोड़ दो, बाकी सबको उठाकर इधर ले आओ, तो ये यार, अब बस मैं इस जी को लिखना नहीं चाहता बार बार। ये जो कैपिटल एफ है कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, बस इतनी बात समझना। ठीक है भैया? तो ये जो एफ है, क्या आर स्क्वायर इसके साथ ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, और नीचे कौन आ गया? m1 m2। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई? तो अब ऐसा हुआ कि मैं कोई भी रैंडम दो पार्टिकल पकड़ के लाता हूं, m1 m2 उनके मास हैं और उनके बीच का सेपरेशन r है, और उनके बीच में जो फोर्स मिलती है वो f है। अब मैं कभी भी ये रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं ना, वो मुझे कांस्टेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कांस्टेंट, और उसकी एक वैल्यू है। समझ में आ रही बात? कोई भी मैं केस कंसीडर कर लूं, मुझे हमेशा सेम ही वैल्यू मिल रही है इस रेशियो की। समझ में आ रही बात? इस रेशियो की हमेशा मुझे सेम वैल्यू मिल रही है। अब मैं परेशान हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो फिर मुझे किसी ने बताया कि भैया अभी अभी तो बात हुई कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो ये क्या हुई? एक कांस्टेंट आता है हमेशा, हमेशा ये वैल्यू, ये रेशियो जो है ना, ये हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है, और वैल्यू भी फिक्स है। वैल्यू भी फिक्स है। कितनी आ रही वो? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू आती है हमेशा, हमेशा। समझ में आ रही बात आपको भैया? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी? क्या फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन?
फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी, केजी तो क्या है? केजी का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ये हो गई कैपिटल जी की यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आई बात? कोई अगर कहे कि इसको डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, अगर कोई और अभी भी ना माने, जितनी बात मैंने आपको समझाई, आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि कोई क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हमने एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया है। दो मासेस पकड़े हमने m1 m2, उन दोनों को r डिस्टेंस से सेपरेट किया। अब जो फोर्स आ रही है उस फोर्स को हमने लिखा और इस रेशियो को कैलकुलेट किया, हमेशा मुझे ये वैल्यू कांस्टेंट मिली। लेकिन कोई अभी भी कहता है कि और तरीके से डिफाइन करो, हमने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है, एक और तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। एक और तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, किताब में जो लिखी हुई है, जो लोग समझाते हैं, उसको भी पकड़ लेते हैं। ध्यान दो, 1 kg के दो ऑब्जेक्ट पकड़ लो, 1 kg के दो ऑब्जेक्ट पकड़ लो और उनको r डिस्टेंस से सेपरेट कर दो। समझ रहे हो? 1 kg के दो ऑब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक है, और उनको 1 मीटर सेपरेशन से, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर से उनको सेपरेट कर दो। मतलब जो उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है वो कितनी है? ध्यान देना, ध्यान देना। अब जो फोर्स आएगी वो आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। सर ये कैसे? बाबा देखो ना ध्यान से, एफ क्या है? एफ क्या है? मैंने कांस्टेंट लिखा कैपिटल जी इंटू 1 kg इंटू 1 kg। फॉर्मूला क्या था? Gm1m2/r²। Gm1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्या यही था? तो कैपिटल जी इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, तो कैपिटल एफ किसके इक्वल आया? जी के इक्वल आया। और मुझे ये वैल्यू, जब मैंने फोर्स को कैलकुलेट, मेजर कर लिया, स्प्रिंग बैलेंस है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मैं नाप सकता हूं फोर्स को, तो कैपिटल जी के ही बराबर आया। मतलब उसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ये फोर्स आज कैपिटल जी के बराबर है। समझ में आ रही बात? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को अगर कोई कहे कि डिफाइन करो, तो कहो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ, कैपिटल जी को अगर कोई डिफाइन करने के लिए बोले तो क्या कहोगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द टू मासेस ऑफ 1 kg, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 kg सेपरेटेड बाय 1 मीटर। उन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, ठीक है, उसी को मैं कैपिटल जी भी कह देता हूं। तो ये रही एफ, ये रही एफ जो इसके ऊपर लग रही है और इसके ऊपर लग रही है। समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। तो ये जो कैपिटल जी की वैल्यू आई, कैपिटल जी, इसके साथ 1 मीटर स्क्वायर, ये सब भी लिखा हुआ है, ये सब भी लिखा हुआ है। तो कैपिटल जी इंटू 1 kg, 1 kg का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई? तो कैपिटल जी के बराबर आ जाती है फोर्स, कैपिटल जी के बराबर आ जाती है फोर्स, कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी, मैथमेटिकली है ना। समझ में आई बात? और बात सुन लो, कैपिटल जी की जो वैल्यू है, ये जो आ रही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये तो किस में है? एसआई में है, एसआई सिस्टम, इन एस आई सिस्टम, इस इन एसआई यूनिट सिस्टम। समझ में आई बात?
कोई कहे इसको सीजीएस में बताओ, तो आपके लिए बड़ी बात है क्या? आपको पता है क्या? ओरली कर लेते हैं, हमारे पास कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स थोड़ी ना, हमारे पास इतना दिमाग है यार, कर लेंगे इसको। न्यूटन को मुझे डाइन में लिखना है, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन। बताया है जब फोर्स की बात चल रही थी, बताया है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन है? 10⁵। तो 10⁵ मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या आ गया? 100 × 100, 10⁵ इंटू 100 और डिवाइडेड बाय केजी का स्क्वायर। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो नीचे कितने 1000 बैठे हैं? 2000 बैठे हैं नीचे, और ऊपर क्या बैठा है? 10⁵ 100 100। तो कर लेते हैं इसको, क्या बनेगा? तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁵ इंटू 10⁴ 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। और नीचे क्या है? तो 9 ऊपर है, 5 4 9, और नीचे क्या है? 6 है। तो कितना रह गया? 10⁻³ रह गया। अब 3 इसके अंदर ऐड होगा तो क्या आएगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 नहीं, -10 नहीं, 11 में से 3 माइनस करो, क्या आएगा? और यहां पे क्या आएगा? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्राम स्क्वायर। मैंने बिल्कुल सही किया ना? 10⁵, 10⁴, और नीचे के कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 6 ठीक है, 3 11 10 9। समझ में आई बात आपको? तो ये कैपिटल जी आया किसमें? सीजीएस में। इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम नोट करो। ठीक है बाबा, तो इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई कि दो मासेस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी अगर करना चाहो तो बढ़िया बात है, आ जाओ कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। एग्जाम्पल देखो कि एक 9 kg और एक है 1 kg। एक है 1 kg के 1 kg 3 मीटर के सेपरेशन पे जाके बैठ गया। 1 kg का मास, एक 9 kg का मास, कितने सेपरेशन पे बैठे हैं भैया? 3 मीटर के सेपरेशन पे बैठे हैं। कोई दिक्कत? ये 1 kg है यहां पर, और मुझे ये पता लगाना है कि 9 kg 1 kg को कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। समझ में आई बात? क्या पता लगाना है कि 9 kg 1 kg को कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। इन केस इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज 3 मीटर। ठीक है, सेंटर से नापते हैं ये डिस्टेंस। कहां से नापते हैं? सेंटर से। ये है 3 मीटर। ठीक है भैया, ओके। लगा दो वैल्यूज जो भी है, लगाओ फटाफट से, फॉर्मूला लगा दो, आंसर मिलेगा। तो मैं क्या कहूं कि फोर्स ऑन, इसको मैं ए बॉडी बोल देता हूं, इसको मैं बी बॉडी बोल देता हूं। ठीक है, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, या मैं कहूं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। दोनों बातें सेम की अलग अलग? मास्टर अभी अभी जितना पढ़ाया उसके हिसाब से तो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जितनी फोर्स है 9 kg 1 kg को खींच रहा उतनी फोर्स है 1 kg को भी खींचना है। किसको? 9 kg को। सर ऐसा नहीं होगा कि 9 kg ज्यादा मैग्नीट्यूड का मास है, 1 kg छोटा मैग्नीट्यूड का मास है, तो 9 kg ज्यादा खींचेगा 1 kg कम खींचेगा। ऐसा सोचना मिथ है, मिसकंसेप्शन है ये। ठीक है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, प्यार दोनों में बराबर होगा। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि ये ज्यादा अमीर है तो ये ज्यादा, वो गरीब है तो वो कम, बराबर। और क्या है फॉर्मूला? GM1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, GM1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
बड़ी बेसिक सी बात, बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9 kg इंटू 1 kg डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। उड़ा दूं, उड़ा दूं, उड़ा दूं, बोलो। और कितना रह गया ये? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ये है फोर्स। अब चाहे तो आप ये बात कहो कि 9 kg 1 kg पे कितनी फोर्स लगा रहा है, और चाहे आप ये बात कहो कि 1 kg 9 kg के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, दोनों सेम फोर्स लगाएंगे। और कितनी है वो? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमें पढ़नी है। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं, बस इतनी बकवास की है कि यार दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और अट्रैक्ट करने का ये है फंडा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उन दोनों के मास के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। समझ में आई भैया बात? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस डबल, फोर्स 1/4। डिस्टेंस ट्रिपल, 3 टाइम्स, फोर्स 1/9 टाइम्स। मास डबल, फोर्स डबल। कोई सा भी मास। समझ में आई बात? दोनों मास डबल, फोर्स 4 टाइम्स। क्या बकवास कर रहा है मास्टर? समझा तो दिया भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक मास डबल, दूसरा मास एज इट इज छोड़ दिया तो फोर्स हो गई डबल। एक मास डबल, दूसरा मास भी डबल, तो 4 टाइम्स हो गई ना फोर्स। आ जाओ, तो चलो कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सबसे पहली बात, हमेशा ये जो मासेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं, कभी रिपेल नहीं करते। समझ में आई बात? ये जो मासेस हैं हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं। तो एक पॉइंट तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं यहां पे कि जो ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, कभी रिपल्सिव नहीं होती। समझ में आई बात? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी की वजह से वो जो यूनिवर्स था या वो गैलेक्सी थी, वो सब बाइंड हो रखे हैं। मतलब ये जो अब पास पास है ना, ये जो ऐसा दिख रहा हो क्लस्टर सा बन गया, ये दूर दूर क्यों नहीं फैल जा रहे हैं? ये इकट्ठे होके क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, ये जो गैलेक्सीज हैं ये ऐसा क्लस्टर क्यों बना रही हैं, ये गैलेक्सी में ऐसा पास पास क्यों है? क्योंकि इन सभी में एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक स्टार दूसरे स्टार को अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों ही एक दूसरे को खींच रहे हैं, फिर तीसरा भी है वहां पे वो भी खींच रहा है, तो सब एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं। बात समझ में आई? ये जो सन है, सॉरी, ये सन जो हमारे सोलर सिस्टम में है, इन सभी प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करके रखा है। तो वो अट्रैक्शन फोर्स कहां से डेवलप हो रही है? बिकॉज ऑफ द मासेस। समझ में आई बात? ये मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आई? कभी रिपल्सिव नहीं होती ये फोर्स, हमेशा अट्रैक्टिव होती है। तो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, एफ जी, आपने न्यूटन थर्ड लॉ सीखा होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो इस एफ जी को, एक्शन रिएक्शन पेयर की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं? एक्शन के बदले मिलता है रिएक्शन, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, और दो अलग अलग बॉडीज पर लग रहे होते हैं। बात समझ में आई क्या? क्या कहा मैंने? एक्शन रिएक्शन पेयर के 3 पॉइंट्स होते हैं। एक्शन, किसी भी एक्शन रिएक्शन, इसके 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो क्या? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तीसरा पॉइंट, एक्ट्स ऑन
डिफरेंट बॉडीज। देखना क्या ये तीनों पॉइंट यहां फुलफिल हो रहे हैं कि ये इसके ऊपर लगी एक फोर्स, अगर मैं इसको कह रहा हूं F ऑन 1 ड्यू टू 2 और इसको मैं कह रहा हूं F ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल है जी। क्या ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है? बिल्कुल है जी। क्या ये अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं? बिल्कुल। तो एफ जी क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आई बात? ये क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। यही सारे पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे भी हैं, देखो। सबसे पहला पॉइंट कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये बात तो हम कहां सीख कर आ गए? जहां पर हमने वर्क पर एनर्जी में कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात की, तो वहां हमने समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आई? तो ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरी बात, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स से मतलब ये है कि सेंट्रल फोर्स से मतलब ये है कि कि यहां बीच में कोई एक मास है, ठीक है भैया, ये कोई कैपिटल एम मास है और यहां पर हमारा एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहां 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 कहीं भी चला जाए, समझ में आई बात? ये कहीं भी चला जाए, हमेशा इसके और इसको आप एक बार के लिए फिक्स कर लो, एक बार को लिए इसके लिए एक बार को इसको फिक्स कर लो आप, तो हमेशा ये कहीं भी चला जाए, फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर, फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर, एक पॉइंट के अबाउट ही लगती है। तो ऐसी फोर्स को मैं क्या कहता हूं? सेंट्रल फोर्स। एक पॉइंट की तरफ हमेशा इसके और इसके जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, इसके और इसकी जो लाइन ज्वाइनिंग होगी हमेशा उसी के अलोंग लगेगी, तो ऐसी फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। बात समझ में आई है आपको? ठीक है भैया। और यही, अब आपने सर्कुलर मोशन भी पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया आपने? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्या करती है? वो हर वक्त डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है, ठीक है। तो यहां एक बार के लिए आप इसको सन कह दो और इसको कह दो अर्थ, या आप इसको कह दो अर्थ, इसको कह दो सैटेलाइट। समझ में आई बात? तो ये अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। समझ में आई बात आपको? तो क्या लिख दूं? दिस ग्रेविटेशनल फोर्स will work as centripetal force। समझ में आई बात आपको? दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल वर्क एज सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अर्थ के सर्कुलर मोशन के लिए, जो ये अर्थ इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रही है सन के अबाउट, उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको कि कंजर्वेटिव फोर्स है, दूसरा क्या है? सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, अभी अभी डिस्कस किया हमने। एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस, ठीक है। जिस लाइन के अलोंग दोनों मासेस कनेक्ट हो रहे हैं, एक मास ये रहा और एक मास ये रहा, तो ये जो लाइन है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। समझ में आ रही बात आपको? इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज, एक बॉडी यहाँ है और एक बॉडी यहाँ है, तो ये वाली लाइन ज्वाइनिंग है, तो इसी के अलोंग ये फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक बॉडी यहाँ है और एक बॉडी यहाँ है, तो ये वाली लाइन ज्वाइनिंग है। समझ में आ रही बात आपको? ये वाली लाइन ज्वाइनिंग है, इसी लाइन के अलोंग इसके ऊपर फोर्स आएगी इधर, इधर की तरफ,
और इसके ऊपर फोर्स आएगी उधर की तरफ। समझ में आई बात? ये वाली दो बॉडीज हैं, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई। समझ में आई बात आपको? तो ये बॉडी इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और ये वाली बॉडी इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। दो मासेस, दो बॉडीज के बीच में क्या मीडियम है, हवा है, पानी है, क्या है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? वैक्यूम में है, एयर है उनके बीच में, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहा? मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है। दो मासेस किसी भी मीडियम में रखे हों, उनके बीच में आने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। दो बॉडीज कहीं भी रखी हो, किसी भी मीडियम में रखी हो, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किस पर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी बॉडीज पर। बात समझ में आई आपको? सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन दी मीडियम। और एक पॉइंट है, ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। ठीक है, अब यहां पर जो लिखा है फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो यहां पर क्या है सुपरपोजिशन से मतलब? सुपरपोजिशन से मतलब यही है, फॉलोज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपको अगर याद हो, मैंने ये सिखाया था कि इसी को कंसिडर कर लो। एक बॉडी ये रही, ठीक है, एक बॉडी ये रही और एक बॉडी ये रही। ठीक है भैया? तो अब इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं बात करूं, इस ऑब्जेक्ट की एक फोर्स इधर की तरफ आ रही होगी, ये वन बॉडी, ये टू बॉडी, ये थ्री बॉडी। तो टू को वन भी खींच रही है और थ्री भी खींच रही है, वन भी खींच रही है और थ्री भी खींच रही है। तो अब इस टू को ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या टू पे दो फोर्स आ गई तो रिजल्टेंट फोर्स कहां आएगी और कैसे निकाली जाएगी? सर, इधर की तरफ आएगी नेट फोर्स, एफ नेट ऑन टू। समझ में आई बात? एफ नेट ऑन टू। तो ये कैसे निकलेगी? वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन याद करो, आपको सिखाया था कि एक बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रही हो, एक F1 और एक F2, और उनके बीच में कोई एंगल थीटा हो, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला सिखाया था, √F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 cos थीटा। वो फॉर्मूला हम यहां पर यूज करते हैं अगर एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस आती हैं। समझ में आई बात? तो यही बात वो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से और कोई मतलब नहीं है। बस इतना कहना कि भैया वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। बात समझ में आई? तो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करता है ये ऐसे कि एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, वन भी खींच रहा है टू को, थ्री भी खींच रहा है टू को। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। पॉज करो, ध्यान से देखो ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं या नहीं। इतने पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए, दो और छोटे छोटे पॉइंट हैं। एक और बात, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना दो मासेस के बीच में, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वहां पे और बॉडीज हैं या नहीं है। क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझो कि अगर यहां पर एक बॉडी है M1 और एक बॉडी है M2, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है M1 M2, और यहां पर कोई एक तीसरी बॉडी भी है, यहां पर कोई एक तीसरी बॉडी भी है M3, तो समझो इस बात को कि जो इनके बीच में यहां पर भी ये कोई एक, इसको सेपरेशन को मैं R' नाम दे देता हूं, ठीक है, कोई सेपरेशन हमने इसके बीच में मान लिया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं द इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडी। ध्यान दो, क्या कहा? द इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी वन और बॉडी टू के बीच में जो इंट्रैक्शन है
ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वहां पे तीसरी बॉडी है या नहीं है। समझ में आई बात आपको? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो क्या कहूं, द इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन से मतलब है फोर्स से ही जो अट्रैक्शन हो रहा है उसकी बात ही चल रही है। द इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, द इंट्रैक्शन बिटवीन टू bodies does not depend on the presence or absence of other bodies। लेकिन सर तीसरी बॉडी के होने का कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए ना, तो नेट फोर्स पे फर्क पड़ेगा। फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री, अब नेट फोर्स पे डिपेंड करेगा कि वहां कितनी बॉडीज हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी depends on the presence or absence of other bodies। समझ में आई आपको बात? मतलब ये कि दो बॉडी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो तो डिपेंड नहीं कर रहा है किसी तीसरी चौथी बॉडी के वहां होना या ना होना, वो दो बॉडीज के बीच के इंटरेक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन किसी एक बॉडी पे जितनी नेट फोर्स है वो डिपेंड कर रही है कि कितनी बॉडीज वहां पर हैं। बात समझ में आई है आपको? कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज, लेकिन जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दो बॉडी के बीच में वो डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, एक और पॉइंट अगर मैं कहूं आपको, ये समझ में आना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। पहली बात तो ये एक वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। क्या कहूं? वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। मतलब आपने कभी ऐसी बातें सुनी कि एक आदमी पहाड़ के बराबर में से जा रहा था और पहाड़ ने उसको चिपका लिया? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, आदमी उसके बराबर में से गुजरा और चिपक गया, फिर उसने फोन किया कि मुझे आके यहां से निकाल लो, मुझे एक बिल्डिंग ने अट्रैक्ट कर लिया या मुझे पहाड़ ने अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा नहीं है। तो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। सन हमसे कितनी दूर है लेकिन तब भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रही बात आपको? मून और सन के बीच में सेपरेशन कितना ज्यादा है, लेकिन तब भी अर्थ मून को अपने से बाइंड करके रखी है कि नहीं? तो ये क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन पिक्चर में अच्छा खासा रोल प्ले करती है अगर मास बहुत बड़े बड़े हों। बात समझ में आई? तो लॉन्ग रेंज फोर्स भी है, डिस्टेंस बहुत दूर दूर तक लगती है। कैसी है? लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, पिक्चर में अच्छा खासा रोल प्ले करती है। कब? अगर बहुत बड़े बड़े मासेस आपस में बात कर रहे हो तो वहां पर एक अच्छी खासी फोर्स डेवलप होती है कि पूरी अर्थ इतनी बड़ी अर्थ का मास होता है 6.6 इंटू 10⁻24 kg ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन तब भी इसको बाइंड करके रखा है किसने? सन ने। बात समझ में आई है आपको? तो ये सारी बातें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए। ठीक है, अभी आपको ग्रेविटी की बात अगर मैं कहूं, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी कर ही लेते हैं बात, आओ। हाँ जी, ग्रेविटी देखो भाई, किन्हीं भी दो मासेस के बीच में बात हो रही है तो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर अर्थ की बात करें, किसकी बात करें? अर्थ की। ये अर्थ है, कौन है ये?
अर्थ, और ये किसी मास को अट्रैक्ट कर रही है। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो इसको मिलेगी, समझना ये क्या है, इसका सेंटर हो गया, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। यहां से यहां इसके बीच में जो ये सेपरेशन है, उसको एक तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो गया मास ऑफ अर्थ। तो इस बॉडी को, छोटी सी बॉडी है इसको, हम्म, हम्म, तो ये छोटी सी बॉडी, इसका मास मान लो आप स्मॉल एम, ठीक है जी। तो अब ध्यान दो एक बात पे, कि इस बॉडी को जो फोर्स दे रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ से मिल रहा है, उसी को मैं ग्रेविटी कह देता हूं। ये जो ग्रेविटेशनल पुल मिल रहा है ना इस बॉडी को टुवर्ड्स द अर्थ, इसी को मैं ग्रेविटी कह देता हूं। क्या कह देता हूं, ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या कहूं, द ग्रेविटेशनल पुल, द ग्रेविटेशनल पुल exerted by the earth is known as, the gravitational pull exerted by the earth on object is known as gravity, is known as gravity। बाबा एक बात समझो, कि कोई और से प्लेनेट पे जाके मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रेविटी, ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए डिफाइन की गई है। द ग्रेविटेशन पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ, उसको मैंने ग्रेविटी कहा है। बात समझ में आई आपको, किसको ग्रेविटी कहा है, जो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ ने एक्सर्ट किया है बॉडीज पर, उसको मैं कह रहा हूं ग्रेविटी। समझ में आई आपको बात। अगर मैं इसकी बात लिखूं, इस एफ के बारे में मैं लिखना चाहूं, तो ध्यान दो, जो मेरा स्मॉल आर है ये कौन है, जो स्मॉल आर मैं यहां पे लिख रहा हूं बार बार, ये स्मॉल आर कौन है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। ये जो आर है ये कहां से मेजर किया गया, देखो इस बॉडी का सेंटर यहां से और इस बॉडी का सेंटर यहां से, तो स्मॉल आर जो है ये दोनों बॉडीज के सेंटर्स के बीच का सेपरेशन है। समझ में आई बात, बोलो हाँ या ना, समझो। तो यहां पर जब मैं इसको कॉपी कर लूंगा, एक मिनट कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, तो जो ये एफ लिखा जाएगा इसको मैं कैसे लिखूं, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम कौन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे बात चल रही है, और नीचे क्या आएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर कौन है, क्या इस वाले डिस्टेंस को मैं कह दूं कि यार ये अर्थ की सरफेस, ये अर्थ का सरफेस हो गया, इस अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर बात चल रही है, कहां चल रही है, एच हाइट ऊपर बात चल रही है, एच हाइट ऊपर। अगर मैं इसको, चलो करते हैं बात, एच को नेग्लिजिबल मान भी लूं अगर, समझना फिलहाल मैं बात कर रहा हूं आर की, तो आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर ई प्लस एच, क्योंकि सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस लिखना है। क्या लिखना है, सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस लिखना है। और आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर ई इफ बॉडी इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या कहा, इफ बॉडी, जैसे कि मैं हूं, मैं अर्थ के सरफेस पे ही खड़ा हूं, if body is lying on the surface of earth, तो h क्या आ जाएगा, जीरो। h क्या आ जाएगा, जीरो, और स्मॉल r कैपिटल आर ई के इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात।
तो क्या ग्रेविटेशनल पुल मिला अपने को? कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। तो ये है ग्रेविटेशनल पुल उन सभी ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ के सरफेस पे या उसके बहुत पास लाई कर रहे हैं, उनके ऊपर इतनी फोर्स लग रही है। बात समझ में आई आपको? तो ध्यान दो कि अगर मैं कहूं कि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है उस बॉडी का, कितना होगा? अगर मैं अर्थ के सरफेस से, अर्थ का सरफेस यहां ये रहा, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट रिलीज कर देता हूं, समझ में आई बात? मैंने यहां से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, तो इसके ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल पुल लगी हुई थी एफ, एम इसका मास था, समझ रहे हो कि नहीं? एम इसका मास था, समझ में आई बात? तो इस एम मास के ऊपर जो फोर्स लग रही है एफ, कितना एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड करेगी अगर मैंने इसको रिलीज कर दिया? तो उस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए क्या मुझे एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। और जैसे ही मैं ये करूंगा तो देखना मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन है बाबा। क्या है ये? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन भी कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस ए जी, इस ए सबस्क्रिप्ट जी को मैं स्मॉल जी लिख देता हूं। भैया ध्यान देना, यही है स्मॉल जी। यही क्या है? स्मॉल जी। समझ में आई आपको बात? यही क्या है? स्मॉल जी। स्मॉल जी इज जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। और ये हर ऑब्जेक्ट के लिए मास पे, ऑब्जेक्ट ऑफ मास क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कैपिटल जी भी एक कांस्टेंट है। कैपिटल जी भी क्या है? कांस्टेंट। भाई स्मॉल जी किसके इक्वल आ गया? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, क्या ये सब कांस्टेंट है? मास ऑफ अर्थ क्या चेंज हो रहा है? बोलो। ये भी क्या है? कांस्टेंट। आर ई क्या है? कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या है? कांस्टेंट। तो ये सब कांस्टेंट है। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात आपको? मास ऑफ अर्थ अभी आपको बताया कितना है अप्रोक्सीमेटली। मास ऑफ अर्थ के बारे में अभी तो बताया था आपको। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻⁴ kg। याद रहे तो अच्छी बात। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। अगर मैं इन सभी को यहां पे पुट करता हूं, ध्यान देना, अगर मैं इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? स्मॉल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय 6400 इंटू 1000 का स्क्वायर। इन सभी को जब मैं सॉल्व करता हूं तो देखना मुझे मिलता है 9.814 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैं 9.8 लिख देता हूं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बात को समझो कि ये कांस्टेंट है। सभी बॉडी पे यही लगता है, सभी बॉडी पे यही लगता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो ए जी है, जिसको मैं ए जी लिखा था, या मैंने उसको फिर स्मॉल जी बोल दिया, ये कौन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन
ग्रेविटी क्या थी? ग्रेविटेशनल पुल। वो ग्रेविटेशनल पुल कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अप्रोक्सीमेटली हमने कितना कितना माना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं g को 10 लेके चल लेता हूं, मेरा काम बन जाता है बढ़िया। ठीक है, तो ये है भैया मेन पॉइंट्स कुछ जिनके बारे में भी हमने बात की है। तो कुल मिलाकर हमने ग्रेविटी भी डिस्कस की और ग्रेविटी के बाद हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी आ गए हैं। ग्रेविटी क्या है? द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ। कहाँ है ये रहा। ठीक है, अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर्स। ठीक है, इन सभी के बारे में बात की हमने। समझ में आया आपको? बात और जो है हमारे पास वो ये है कि यार ये स्मॉल जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इसके बारे में बात करनी है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे आपको 2G पिक्चर में आ गए, ये दो अलग अलग हैं, ध्यान देना, ध्यान देना भैया। कौन कौन पिक्चर में आ चुका है? कैपिटल जी और स्मॉल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी, ये दो अलग अलग पिक्चर हैं। ग्रेविटेशन के अंदर एक होता है कैपिटल जी, ये अलग, और एक है स्मॉल जी, ये दुनिया अलग है। कैपिटल जी ये कांस्टेंट वैल्यू है भैया। क्या है? कांस्टेंट। और कैसा कांस्टेंट? यूनिवर्सल कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स के लिए डिफाइन किया गया है इसको, जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट। समझ में आई बात? लेकिन ये क्या है? वेरिएबल है। सर ये किस पे डिपेंड कर रहा है भैया? बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये जो स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो एक एवरेज वैल्यू है। समझ में आ रही है आपको बात? सर ये बताओ, ये ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में। उससे पहले आप इसकी छोटी छोटी सी बातें समझ लो कि यार ये तो आपने जो एक अर्थ की शेप कंसीडर की, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक सर्कल मान रहे हैं, स्फेयर मान रहे हैं, ये स्फेयर थोड़ी है। अर्थ की एक्चुअल शेप अगर आप देख लो तो आपको यकीन ना है कि यार किताबों में तो धोखा हो रहा है हमारे साथ। अर्थ की जो एक्चुअल शेप है, अर्थ की जो एक्चुअल शेप है वो कुछ ऐसे जैसे पत्थर मिलते हैं ना आपको, कभी ऐसे सर्च करना कि रियल इमेज ऑफ अर्थ, तो कुछ ऐसी है, थोड़ी अजीब सी है, जैसे पत्थर होता है ना, ऐसा है कि जैसे कहीं से एक लुढ़क के पत्थर आया हो, तो कहीं से ऊपर नीचे ऐसा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने तो एक ऐसी शेप मान ली। तो अब कहीं पे देखो, ये जो पिंक वाला है ये तो एक स्फेयर की शेप हो गई। तो कहीं पे क्या हो रहा है, मैंने इस डिस्टेंस को जो एक्चुअल में इतना है, मैंने सिर्फ इतना माना। फिर कहीं पे है इतना, मतलब मैंने कम माना। एक्चुअल में कम है, मैंने ज्यादा माना। एक्चुअल में ज्यादा है, मैंने कम माना। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कहानी हो रही है कि नहीं? ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने जो आर ई बोला है 6400 किलोमीटर, ये एक एवरेज है। क्या है? ये एक एवरेज है, एक्चुअल शेप कुछ और है। तो जैसे 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 स्मॉल आर की वैल्यू कम ज्यादा होगी, तो मेरे स्मॉल जी की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। तो पहली तो बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि स्मॉल जी शेप ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात? क्या करता है? शेप ऑफ अर्थ पे
डिपेंड करता है। और इसको थोड़ा सा चपटा कर दो, आपने इतना समझा होगा कि यार थोड़ी सी अंडाकार शेप है, ओवल शेप है। कैसी शेप है? ओवल शेप है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम चपटा कर दें ऐसा, तो अब आपको और पिक्चर क्लियर होगी कि यार यहां पे तो कम है, ये स्फेयर थोड़ी है। अब यहां पे ये जो हो चुका है ये कम है और ये ज्यादा है। और क्या ये इक्वेटर है? इक्वेटर। और ये क्या है? ये पोल्स। यहां पर कौन है? साउथ पोल। यहां पर कौन है? नॉर्थ पोल। समझ में आई बात? ये इक्वेटर है और एक पोलर सर्कल है, मैंने ऐसे जो ड्रॉ किया है। इन दोनों की रेडियस में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो स्मॉल जी की वैल्यू, सबसे पहली बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि शेप ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ अर्थ पे। दूसरे और फैक्टर्स हैं। अगर आप ऊपर चढ़ते चले जाओगे तो आपका अर्थ से जो सेपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। अगर आप अर्थ की डेप्थ में जाते जाओ, अर्थ की डेप्थ में जाओगे, चलते जाओ, अर्थ की डेप्थ में सरफेस से खुदाई करनी चालू कर दो और सेंटर की तरफ आप एक टनल बना दो। उस टनल में जब आप जाओगे तो स्मॉल जी की वैल्यू कुछ और है। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू है स्मॉल जी की। हालांकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी वो कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप यूनिवर्स में कहीं बैठ जाओ, अर्थ के अंदर घुस के एकदम सेंटर पे जाके बैठ जाओ, या अर्थ से और 20 50 100 150 200 किलोमीटर जाके ऊपर बैठ जाओ, कैपिटल जी की वैल्यू वही मिलेगी। आप ये सब भी छोड़ो, मार्स पे चले जाओ तब भी आपकी कैपिटल जी की वैल्यू बदलेगी नहीं, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू बदल जाएगी। बात समझ में आई? तो जितना भी मैंने भी बकवास करी है वो सिर्फ ये बात समझाने के लिए की है कि कैपिटल जी एक कांस्टेंट है। कैपिटल जी क्या है? एक कांस्टेंट है। और स्मॉल जी क्या है? वेरिएबल है। स्मॉल जी पॉइंट टू पॉइंट पे वेरी करता है, कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है। इस पॉइंट को लिखना है अभी हमें, तो लिखते हैं आओ पॉइंट को। पॉइंट स्मॉल जी से रिलेटेड ही है। क्या क्या पॉइंट लिख दूं? इफ the gravitational pull is the only acting force। ओनली एक्टिंग फोर्स का मतलब क्या है? नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन, इनको हटाओ। अगर ऐसा कुछ है देन all the bodies will experience acceleration then all the bodies will experience acceleration near the surface of earth, near the surface is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, पॉइंट टू पॉइंट पे वेरी करेगा। समझ में आई बात? द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, the value of small g varies, the value of small g will vary अगर आप अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर, मतलब एक कंसिडरेबल हाइट पे जाएंगे, या आप डेप्थ में जाएंगे तो चेंज करेगी, विल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट।
ठीक है। वैल्यू ऑफ जी जो है वो कई सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। सबसे पहली बात, सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, शेप ऑफ अर्थ, क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं है। शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। दूसरा, अगर आप अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पे जा रहे हो तब, ठीक है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड या इफेक्ट ऑफ हाइट। तीसरा, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, आप अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहे हो टुवर्ड्स द सेंटर, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। फोर्थ वन, इफेक्ट ऑफ, जो अर्थ रोटेट कर रही है ना, इसकी वजह से भी इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। समझना इस बात को। और एक और बात है कि जो जी है ना, जी है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ ही एक्ट करता है। ये अर्थ है हमारी। आप एक ऑब्जेक्ट यहां मान लो, आप एक ऑब्जेक्ट यहां मान लो, आप एक ऑब्जेक्ट यहां पे मान लो, यहां मान लो, ठीक है, यहां अर्थ के सरफेस पे मान लो, ठीक है, यहां अर्थ के सरफेस के अंदर मान लो, कहीं भी हैं ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हैं। और ये रहा इसका सेंटर अर्थ का, ये रहा इसका सेंटर। तो इन सभी पर जो एक्सेलरेशन आएगा ना वो टुवर्ड्स द सेंटर ही आएगा। एक्सेलरेशन कहाँ आएगा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, ये कौन है? सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। ठीक है, तो कितने फैक्टर्स हमने काउंट करे अभी? फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी कितने हुए? 4 फैक्टर हमारे पास हो गए कि शेप ऑफ अर्थ इफेक्ट करती है, किसी हाइट पे जाएंगे तब दिक्कत होती है, डेप्थ में जाएंगे तब दिक्कत होती है, चेंज होती है, मतलब जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू, कैपिटल जी नहीं। कैपिटल जी तो हर पॉइंट पे सेम है पूरे यूनिवर्स में, बताया अभी। और रोटेशन का भी इफेक्ट पड़ता है, बात समझ में आई? तो एक एक करके हम इन फैक्टर्स को डील करते हैं कि ये क्या फैक्टर्स हैं और मतलब ये कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। समझ में आई बात आपको? सबसे पहला फैक्टर है शेप ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ अर्थ की बात कर रहा हूं और आपको मैं ये बता चुका हूं कि यार जो अर्थ है वो कुछ, हमने एवरेजिंग करके तो हमने अर्थ को ऐसे स्फेयर मान लिया, लेकिन इसमें भी हमने एक बात कही कि इसमें भी ना आप इसको थोड़ा सा ओवल शेप मान लो, थोड़ा सा आप क्या कर लो, इसको ओवल शेप मान लो, मतलब ऐसे पिचका दो इसको। तो अभी ओवरऑल क्या बात हो गई? सबसे पहला फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं भाई हम यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, तो ये पहला फैक्टर है। अब मैं ये देख रहा हूं कि ये कौन है। अगर मैं इसको सेंटर बोल बैठा हूं तो ये कौन है? इक्वेटर, रेडियस ऑफ अर्थ ऑन इक्वेटर। और ये कौन है? ये कौन है? रेडियस ऑफ
अर्थ ऑन पोल, जब यहां पे हमारा कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, और यहां पे कौन सा है, साउथ पोल। तो जब कोई साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे खड़ा है, समझना बात को, एक आदमी खड़ा है इक्वेटर पे, एक आदमी कहाँ खड़ा है, इक्वेटर पे, और एक आदमी कहाँ खड़ा है, पोल पे। तो ये जो रेडियस ऑफ अर्थ, जब पोलर सर्कल की हम बात कर रहे हैं, वहां पे एक आदमी है और जो इक्वेटर पे खड़ा है, इक्वेटर पे एक खड़ा है, वहां पे भी एक आदमी खड़ा है इक्वेटर पे, उसको स्मॉल जी की वैल्यू अगर मैं लिखूं ऑन इक्वेटर, इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं लिखूंगा, जी की वैल्यू क्या थी, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब जी इक्वेटर पे क्या है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, कौन सा वाला, इक्वेटर वाला। इसको मैं फिलहाल आर स्क्वायर ही लिखता हूं और दो केस डिस्कस करता हूं। जब आर किसके इक्वल है, इस आर ई के इक्वल, इक्वेटर वाला, ठीक है भैया, इसका स्क्वायर। और ये तो कहां थी, इक्वेटर, ठीक है, और ये कहां है, एट पोल्स। तो ये कितना है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय, तो मैं अपनी आंखों से देख के इतना बता सकता हूं बिना पेन चलाए कि जीपी एट पोल्स और एट इक्वेटर, इन दोनों में ये वाला छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा। कैसे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है वो बड़ी क्वांटिटी रखी है यहां पे, और कैसे दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है कि ये बड़ा है, इससे बड़ा है ये। समझ में आई बात। तो जीपी इज मोर देन जीई। समझ में आ रही बात। तो पोल्स पे वैल्यू ऑफ स्मॉल जी is more at poles than on equator। समझ में आई बात आपको। और जैसे जैसे मैं या ये आदमी इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा तो स्मॉल आर की वैल्यू घटती जा रही है, तो स्मॉल जी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। समझ में आई बात। तो क्या लिख दूं, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इंक्रीजेस व्हेन, या व्हेन क्या, ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। समझ में आई बात। तो एक आदमी है, ऐसा सवाल किया जाए कि एक आदमी बिजनेस करना चाहता है, ध्यान देना मेरी बात पे, सवाल है बढ़िया। एक आदमी बिजनेस करना चाहता है, सामान खरीद के सामान को बेचना चाहता है और उसी में प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है, यही बिजनेस। तो कहाँ खरीदे और कहाँ पे बेचे, इक्वेटर पे खरीदे पोल पे बेचे, या पोल पे खरीद के इक्वेटर पे बेचे। एक जनरल क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लगाना कि इतना तो ट्रांसपोर्टेशन में लग जाएगा वगैरह वगैरह, तुम दिमाग नहीं लगाओ, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो कि कहाँ पे मैं 1 kg, अगर 1 kg राइस खरीद रहा हूँ, एक बार पोल पे खरीद रहा हूँ और एक बार इक्वेटर पे खरीद रहा हूँ, कहाँ पे मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में राइस मिलेगा। बात समझ में आई। तो mg, किसी भी वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो क्या होती है, वो वेट मेजर करती है, यानी कि mg।
mg मेजर करती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर देते हैं, तो आता है हमारे पास मास। ये होता है वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट। तो एक बात बताओ, ध्यान देना, ये g की वैल्यू उस मशीन में फिक्स कर दिया आपने 9.8 फिक्स कर दी। अब जब इस मशीन को लेके मैं पोल्स पे जाऊंगा तो वहां वेट आएगा ज्यादा, mg। वहां पे g वेट बढ़ा हुआ है, पोल्स पे g ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 9.8, तो मास हो गया कम। समझ में आई बात? वहां पे 1 kg में कम क्वांटिटी आ रही है। और इक्वेटर पे जब आप गए तो वहां पे वेट क्या होता है भैया, मास इनटू जी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9.8 फिक्स क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेटर पे ये कम है, इक्वेटर पे ये कम है, तो मास बढ़ जाएगा 1 kg रीडिंग लाने के लिए। ठीक है। और पोल्स पे अगर आप गए तो जी की वैल्यू हो गई ज्यादा, मास हो गया कम, तो 1 kg में पोल्स पे कम क्वांटिटी आएगी, इक्वेटर में ज्यादा क्वांटिटी आएगी। समझ में आई बात आपको? तो एक पॉइंट तो ये था कि पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यानी स्मॉल जी की वैल्यू ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है। समझ में आई बात? तो जैसे जैसे हम पोल्स पे पहुंचते हैं, भाई ये अलग बात है कि पोल पे आदमी नहीं मिलते, वहां पे तो बर्फ जमी हुई है खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो समझ में आया आपको? ये पॉइंट था हमारा शेप ऑफ अर्थ का। किसका था? शेप ऑफ अर्थ। सेकंड जो फैक्टर है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। आ जाओ। हम्म सवाल मैं आपको एक साथ ही कराऊंगा, आज मैं थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लूं ताकि मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे, सवाल तो ऐसे हैं मेरे पास बहुत सारे, सवाल बहुत सारे लेकर आया हूं, लेकिन मैं आज सिर्फ थ्योरी कवर करना चाहता हूं ताकि हम सवाल फिर लाइन से कर पाएं। तो इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ हाइट समझने के लिए बहुत बेसिक सी बात एक समझनी होगी कि एक पार्टिकल यहां पर बैठा है, स्मॉल एम, आर ई, आर ई और एच। ये एच बढ़े तो कैसे स्मॉल जी पे फर्क पड़ेगा ये देखना है। मैं तो ये जानता हूं, मैं तो ये जानता हूं कि स्मॉल जी का जो फॉर्मूला है वो है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ठीक है जी। लेकिन या आर स्क्वायर, अब आर जो है यहां पर वो कितना है, वो स्मॉल आर ई प्लस एच, ये है स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर का स्क्वायर। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच। तो यहां पर कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का स्क्वायर, आर ई को कॉमन लेके बाहर निकालूं तो क्या आ जाएगा, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। अब ये तो कोई स्मॉल जी की वैल्यू इसके लिए थी किसी एच हाइट पे, एट किसको भैया थोड़ा सा, तो ये जो स्मॉल जी मैं लिख रहा हूं एट हाइट एच, एट हाइट एच,
और ये जो ये आ गया, ये कौन है? GME बाय RE का स्क्वायर। जी नॉट, अब ये जी नॉट वही जो सरफेस ऑफ अर्थ पे अवेलेबल है, कितना है वो? कैपिटल GME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। ये तो कहाँ है? सरफेस ऑफ अर्थ पे। और यहां पर क्या आ गया? 1+H/RE। अगर ऊपर ले जाऊं तो क्या पार -2? बोलो हाँ या ना। तो जी नॉट। अब एक बात बताओ यार, आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सॉल्व करना सीखा हुआ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB। ए प्लस बी का क्यूब भी देखा है आपने, लेकिन ए प्लस बी की पावर -2 ये आपने नहीं देखा। तो ये आपको दिखाया जाएगा बायनोमियल थ्योरम क्लास 11 मैथ्स में, लेकिन अभी तो हम वहां नहीं पहुंचे। तो फिलहाल आपको एक बात समझ लेनी है, मैं इसको एक्सपेंशन दे रहा हूं यहाँ पे, 1-2H/RE। और ऐसी और टर्म्स यहां पर आएंगी जिसके अंदर H⁻², H⁻3, H⁻4 ऐसे चलता चला जाएगा H/RE का। तो ये सारी टर्म्स नेग्लेक्टिंग है, ठीक है। यहां पर और भी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, लेकिन मैं उन सबको क्या कर दूंगा, ये क्या है? हाइयर पार्ट्स ऑफ H/RE। तो ये H तो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में छोटा ही है, तो H/RE छोटा, छोटे की पार 2, 3, 4, 5, तो क्या हो जाएगा? वो कम होती चली जाएगी। H/RE की पार अगर मैं बढ़ाता चला जाऊंगा तो ओवरऑल क्वांटिटी वो छोटी होती जा रही है। तो मैं उन सबको क्या कर दूंगा? नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? नेग्लेक्ट कर दूंगा। नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग ऑल टर्म्स। तो क्या बच गया है यहां पर? G0 1-2H/RE। तो किसी हाइट h पर अर्थ के सरफेस से h क्या है? h क्या है? हाइट above the surface of earth। हाइट above the surface of earth। तो समझने के लिए इतना डिस्कशन काफी है कि जैसे जैसे मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर चलता चला जाऊंगा, जैसे जैसे मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर चढ़ता जा रहा हूं, तो स्मॉल जी की वैल्यू घटती जा रही है। एच जितना ज्यादा उतना ज्यादा जी की वैल्यू, उतना ज्यादा कम जी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे माइनस है 1-2H/RE। आप हाइट को बढ़ाओगे तो माइनस होने वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ओवरऑल क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो G0 1-2H/RE, 1-2H/RE। समझ में आई आपको इतनी बात? ध्यान से देख लो आप कि स्मॉल जी की वैल्यू वक्त के साथ घटती जा रही है, सॉरी हाइट के साथ साथ घटती जा रही है, ठीक है। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। ऐसा कब हो पाया, ऐसा कब हो पाया कि लाल रंग से लिखा जाए, क्योंकि ये डेंजर बात है, डेंजर पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। इफ H is less than RE। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर। और यहां पे मैं कह रहा हूं कि H 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन कम होना चाहिए।
तो मैं इसको 50 किलोमीटर तक भी लगा सकता हूँ। 100 किलोमीटर तक मतलब अब गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। अभी आपको कंसिडर करने की जरूरत है एच को। यहाँ पे तो क्या करना, नेग्लेक्ट कर रहे हैं हायर पार्ट्स को। वहां पे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर एच कंसिडरेबली बड़ा हुआ। भाई 6400 के रेस्पेक्ट में 50 क्या है, समझ में आ रही बात, और वो भी आ रही। तो इसको 50-100 किलोमीटर तक लगा सकते हो, 50-100 किलोमीटर, लेकिन बस उसके आगे नहीं। समझ में आई बात, मतलब आप 5% ऑफ 6400 आर 6400 किलोमीटर इतना लगा सकते हो। लेकिन मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर तक बोल रहा हूँ कि बस आप इतना तक लगाना, तो आपके रिजल्ट्स मोर और लेस सेम आएंगे। लेकिन अगर बड़ा हो जाए तो ये कब है, जब एच बहुत छोटा है। लेकिन अगर एच आर ई के कंपेरेबल हो जाए तब क्या दुनिया होगी, तब इस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात आपको, इफ एच इज कंपेरेबल विद आर ई, तब क्या करेंगे, तब आप कुछ नहीं, सिंपल जो आपको मैथ्स आती है वहीं से सॉल्व करोगे। तो हम अब बात कर रहे हैं कि अगर एक अर्थ के सरफेस से ऊपर चढ़ा आदमी और इतना ही ऊपर चढ़ गया जितना की रेडियस ऑफ अर्थ है, इस पॉइंट पे बात चल रही है। आर आज एच जो है वो आर ई के ही बराबर हो गया। इफ एच इज इक्वल टू आर ई, तो क्या होगी कहानी, तो आपको जी, जो आपने फॉर्मूला सीखा जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो आज स्मॉल आर कितना है, ट्वाइस ऑफ आर ई, तो जी एम ई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर ई का स्क्वायर। जी एम ई डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ आर ई का स्क्वायर। तो इसे तो आप पहचान रहे होंगे, ये कौन है, कौन है ये, सर ये ना जी नॉट ही है, मतलब जो सरफेस पे मिलती है 1/4 टाइम्स ऑफ acceleration due to gravity on the surface of earth, that is 1/4 times acceleration due to gravity on the surface of earth। समझे, तो अगर आप इतना ही ऊपर चढ़ गए जितना कि अर्थ का रेडियस है, तो आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1/4 टाइम्स रह जाएगी। यहां पर कितनी है, अर्थ के सरफेस पे जी नॉट, और यहां पर कितनी है जी नॉट/4, 1/4 टाइम्स। समझे क्या, बढ़िया। एक डेप्थ वाला केस भी कंसीडर करते हैं, डेप्थ वाला केस कंसीडर करते हैं, आ जाओ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इतना तो समझ में आया ना कि अगर कंपेरेबल है तो वही जो बेस फॉर्मूला है उसी से काम करना है, और अगर एच आर ई के कंपैरिजन में छोटा है, कम है, तब आपको क्या करना है, तब अप्रोक्सीमेशन लगाना है 1-2h/re, जी नॉट इंटू 1-2h/re। ठीक है, आओ इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इसमें मैं कुछ बाईपास करूंगा, आपको ध्यान से देखना। इफेक्ट ऑफ डेप्थ,
हमारा सर्कल कहाँ है गड़बड़ा रहा है। हाँ जी, बस जैसा भी अब यही है। तो अभी आप क्या करें, आप यहां से आपने एक टनल शुरू की और आप डी डेप्थ नीचे आ गए, यहां से आपने डी डेप्थ नीचे आके बात करनी शुरू कर दी। समझ रहे हो कहानी। यहां अर्थ के सरफेस से आप डी डेप्थ नीचे आ गए और सेंटर कहाँ है, कहीं यहां पे मान लेते हैं। सही है। तो आप यहाँ पे आके खड़े हो, अब आपको इस पॉइंट पे जी बतानी है, और यहाँ पर तो आपने कितनी, अर्थ के सरफेस पे जी नॉट पता ही है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये पूरा क्या है, आर ई है। कौन है ये, आर ई। ठीक है, तो ये स्मॉल आर, देखो मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा आपको, नहीं कराऊंगा आपको, बस डायरेक्ट एक बात समझाऊंगा। जैसे वहां पे 1 - 2 h/r e आया था, और h क्या था, एल्टीट्यूड, हाइट थी सरफेस ऑफ अर्थ से। यहां पे 1 - d/r e। मास्टर तू अपने को बाईपास कर रहा है, डेरिवेशन नहीं सिखाएगा, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, नहीं सिखाऊंगा। बस आप इतना याद रख लो यार, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और ये भी कब है, जब d, छोड़ो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। डी कौन है, डी के लिए बात लिख लेते हैं, डी डेप्थ ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो डी डेप्थ नीचे क्या आएगी, 1 - d/r e। एच हाइट ऊपर क्या आएगी, 1 - 2h/r e। अगर अब आपसे पूछा जाए, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कि डी डेप्थ पे नीचे आ रही है 1 - d/r e इंटू जी नॉट, और एच हाइट पे आ रही है 1 - 2h/r e इंटू जी नॉट। तो इन दोनों में ऐसा कुछ सवाल है, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, कि आप अर्थ के 1 किलोमीटर ऊपर जाओ, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, और 1 किलोमीटर आप इसकी डेप्थ में चले जाओ। तो इस वाले पॉइंट को मैंने कह दिया, यहाँ पर जो जी डी है और यहाँ पर ये जी एच है, तो कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा, इसके बारे में सवाल है। 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं हाइट पे और 1 किलोमीटर जा रहे हैं डेप्थ में, तो जी एट एच कितना होगा, जी नॉट 1 - 2 × 1/r e, और यहाँ पे क्या होगा, जी नॉट 1 - 1/r e। तो ध्यान दो, वहां पे 1 - 2/r e है और यहाँ पे 1 - 1/r e है, कहाँ पे ज्यादा कम हो रही है, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे और 1 किलोमीटर नीचे जाने पे हाइट के साथ ज्यादा चेंज आएगा। इफ h = d = 1 किलोमीटर। बहुत ही स्टैंडर्ड सी बात है, इसको नोट करना आप, और ध्यान भी रखना। ठीक है, तो मैंने आपको 3 पॉइंट तो बता दिए भैया, 3 इफेक्ट, एक रोटेशनल वाला रह रहा है, तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आज क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, और होमवर्क के लिए आप सिर्फ एक्सरसाइज 1 के एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल ग्रेविटेशन। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मॉड्यूल नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, प्लीज ऐप में जाके चेक कीजिए। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 15। ठीक है,
नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। संडे में शायद आपका टेस्ट वेस्ट भी है। बढ़िया, ऑल द बेस्ट, जम के तैयारी करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भैया। तब तक के लिए ऑल राइटी देन, सी यू सून, बो बॉय, एंजॉय।